मेडिटेशन का लेकर आजकल मतलब कई सारे ओपिनियंस, कई सारे आइडियाज लोगों के होते हैं मेडिटेशन को लेकर, राइट। अभी मतलब उसको कुछ भी करता है तो वो मान लेता है कि मेडिटेशन हो रहा है, राइट। तो क्वेश्चन ये उठता है कि मेडिटेशन क्या है, लेकिन उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि मेडिटेशन हमारे लिए क्या कर सकता है, क्योंकि कोई भी चीज हम करना शुरू करते हैं तो उससे पहले हमारे दिमाग में कुछ होता है कि हम क्यों करेंगे। क्योंकि अगर आपके दिमाग में वो सब चीजें नहीं होंगी तो ज्यादातर लोगों का जैसे मेडिटेशन का जो जर्नी है वो शुरू होता है, वो कैसे शुरू होता है कि उसने कहीं सुना कि मेडिटेशन करने से लाइफ चेंज हो जाएगा, और फिर वो शुरू करता है, उसको समझ में नहीं आता तो यूट्यूब पे देख लेता है थोड़ा बहुत, और जो भी उसको समझ में आता है इधर उधर से वो उसको ट्राई करता है। और प्रॉब्लम ये होता है कि मेडिटेशन का एक तो पूरा स्ट्रैटेजी नहीं पता है, और फिर वो अपने से प्रयास कर रहा है, सही हो रहा है गलत हो रहा है उसको पता नहीं है, और फाइनली बीच में ही उसको छोड़ देते हैं। तो मेडिटेशन जो है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और हम उन सबके ऊपर चर्चा करेंगे आज। तो आज के सेशन में 4 थीम्स रहेंगी। तो पहला तो रहेगा कि मेंटल हेल्थ क्या है, और मतलब किस तरह से उस चीज को समझा जाता है, क्या रियल सिनेरियो है मेडिटेशन को, सॉरी हेल्थ को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर। देन उसके बाद फिर सेकंड रहेगा साइंस एंड मेडिटेशन, साइंस क्या बोलता है मेडिटेशन के बारे में, और उसमें हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि रिसर्च में क्या रिजल्ट्स आए हैं और कितना बेनिफिशियल है अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो, राइट। उसके बाद हम मेडिटेशन की डेफिनेशन में और ओरिजिन में और कितने तरह का मेडिटेशन होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एंड फिर हम थोड़ा सा पर्टिकुलर मंत्रा मेडिटेशन के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि मेडिटेशन में हमारे मन का कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और मन को डील करना कितना ज्यादा जरूरी है, राइट। सो इसमें तो एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले सेशन में, और अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि इससे डील कैसे करना है, और फाइनली हाउ टू मास्टर मेडिटेशन। क्योंकि मास्टर जो करना है उससे पहले हमारे को कुछ और चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। तो जनरली ज्यादातर लोग जो है वो बस सीखते हैं और उसके बाद उससे स्ट्रगल करते रहते हैं। अगर हम ये चीजें नहीं जानेंगे कि कैसे मन को मास्टर करना है तब तक हम इन चीजों को कर नहीं पाएंगे। तो डिटेल में हम इस तरह से 6 स्टेप में आज का सेशन लेके चलेंगे। सो अभी मैंने इंग्लिश वालों का सेशन लिया था तो उसमें हम पहले 3 टॉपिक डिस्कस कर पाए, थर्ड वाला पूरा नहीं हो पाया, और उसके बाद आगे के 3 जो है वो हमने पेंडिंग के लिए छोड़ दिए। तो मोस्ट प्रोबेबली हम पहला पूरा डिस्कस करेंगे, सेकंड पूरा डिस्कस करेंगे, थर्ड में पहला डेमोन्स्ट्रेशन हम करेंगे, और उसके बाद फिर मतलब डिफरेंट मेडिटेशन है तो उसमें पहले वाले का हम डेमोन्स्ट्रेशन कर पाएंगे, बाकी और जो है उनको हम नेक्स्ट सेशन के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो टोटल ये वाला जो सेशन है वो 2 पार्ट में हम प्लान कर रहे हैं कि 2 पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। तो हम 2 अलग अलग पार्ट को लेके चलेंगे, क्योंकि इतना सब कुछ एक सेशन में डालना बहुत मुश्किल है। इवन वैसे हमारा ये 6 सेशन का जर्नी है, बट मैंने कोशिश किया कि एक ही सेशन में सब कुछ डालना। स्टिल हम इंग्लिश वाले बैच में पूरा नहीं कर पाए, तो इसलिए आप लोगों का भी उन्हीं के साथ चलेगा। तो हम वही मतलब सेम टाइम में तो 1 घंटे में मैं वही चीजें डिस्कस कर पाऊंगा जो वहां पे डिस्कस हुई। तो हम थर्ड तक आएंगे और पहला मेडिटेशन टाइप हम डिस्कस कर लेंगे, और उसके आगे हम आगे के लिए नेक्स्ट क्लास आपका सेमिनार संडे को रहेगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका अभी तक का जर्नी रहेगा इसमें, एंड मोस्ट प्रोबेबली देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम और साथ में इसके अलावा साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं मेंटल हेल्थ का। तो मेंटल हेल्थ जो कि मतलब जनरली हमारे उसमें मेंटल हेल्थ का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो ये रहता है कि अगर मेरे को कोई बीमारी नहीं है तो मैं हेल्थी हूँ। लेकिन WHO बताता है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो मतलब वो बताता है कि 4 एस्पेक्ट है उसके हेल्थ के। पहला आपका फिजिकल, दूसरा
आपका मेंटल में दो हो जाते हैं, एक माइंड एक इंटेलेक्ट, एंड तीसरा सोशल वेलबींग, राइट। तो वैसे 3 लेकिन 4 होते हैं। और आप ये नहीं बोल सकते कि अगर मेरे को बीमारी नहीं है तो मैं स्वस्थ हूं, नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आप स्वस्थ हो सकता है आप ना हो। जैसे अब कई बार हम देखते हैं कि अगर इंडिया में ये कल्चर ज्यादा है कि अगर मेरे को बीमारी नहीं है तो मैं स्वस्थ हूँ, राइट। लेकिन WHO बताता है कि सिर्फ बीमारी का ना होना हम नहीं बोल सकते कि स्वस्थ है व्यक्ति। तो मेंटल हेल्थ में, मानसिक स्वास्थ्य में वो 2 चीजें डालता है। पहला डालता है आपके पास कोई मतलब मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, मानसिक विकार नहीं होने चाहिए। दूसरा, आपकी जो नॉर्मल हेल्थ है उससे ये बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। ये हमने माइंड वाले सेशन में भी डिस्कस किया था कि आपका जो बॉडी है वो आपके माइंड से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, राइट। माइंड जो है, अगर आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी खराब है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि आजकल डॉक्टर्स जो है वो डिटेल में इस चीज के बारे में चर्चा करते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस है, और हमने ये चीज पहले भी चर्चा करी थी कि स्ट्रेस से आपका जो बॉडी है वो कोर्टिसोल निकालता है, और कोर्टिसोल जब वो सिक्रीट करता है आपकी बॉडी में तो क्या होता है, आपका जो ब्रेन है वो श्रिंक करता है। और दूसरा चीज, स्ट्रेस के कई सारे प्रॉब्लम्स आपने देखा होगा कि कई सारी बीमारियां स्ट्रेस की वजह से आती है। जैसे सबसे पहले तो बताते हैं कि इंसोम्निया, अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो, और ज्यादातर आप देखेंगे जो लोग प्लेसमेंट जिनका हो जाता है, जैसे ही वो उसमें जाते हैं तो उनको नींद आना प्रॉब्लम होने, नींद में प्रॉब्लम आने लग जाता है, तो नींद खराब हो जाता है। तो वो कहाँ से है, वो एक स्ट्रेस का निशानी है, राइट। सिमिलरली जब वो चीजें बढ़ती हैं तो फिर उसके बाद आपके बैक में पेन, सिर में दर्द, ये सब चीजें आपकी शुरू हो जाती हैं, और फाइनली इट गोज अप टू या तो माइग्रेन, अर्थराइटिस, ये सब भी उसी से आता है। और जब स्ट्रेस उससे भी आगे बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम और हार्ट डिजीज ये सब भी आने लग जाता है। डायबिटीज भी स्ट्रेस की वजह से आता है। सो इसलिए WHO बोलता है कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों एक साथ जाते हैं, और हमारा जो आदतें हैं वो अभी बन रही है, हम अभी जैसी आदतें बनाएंगे वही आगे जाके कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो अब कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको जनरली देखने को मिलेंगे। सो अभी के टाइम पे 33% टीनेजर्स, मतलब हमारी हम उम्र के लड़के जो मतलब 20 से 30 के बीच में होते हैं, वैसे 20 से 15 से 25 मान, तो 15 से 25 उम्र के जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, 33% जो स्टूडेंट्स है वो स्ट्रेस्ड आउट होते हैं सिर्फ किस वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। आप में से भी कई लोगों के साथ होता होगा कि कॉन्शियस रहते हैं आजकल हम लोग कि मेरा स्टेटस को कितने ने लाइक किया, नहीं लाइक किया। मेरे इवन जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी होता है, अगर आपने कोई ग्रुप बनाया उसमें लोग रह रहे हैं या लेफ्ट कर रहे हैं, तो ये सारा स्ट्रेस जो है जो सोशल मीडिया से आ रहा है, 33% लोग जो है वो ये स्ट्रेस फेस करते हैं। 20% अमेरिकन जो है वो बताते हैं कि वो हमेशा कांस्टेंट स्ट्रेस के अंदर रहते हैं, राइट। सिमिलरली कांस्टेंट स्ट्रेस जो है वो ऐसा नहीं है कि मतलब बीच बीच में कभी कभी, कांस्टेंट स्ट्रेस मतलब हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, परमानेंट, ठीक है ना। अब जनरली आप देखेंगे तो हमारी बॉडी को स्ट्रेस से निकलने में कितना समय लगता है, तो डॉक्टर्स बताते हैं कि आपके शरीर को, जैसे अगर मान लो आप रास्ते में जा रहे हो और आपने कोई ऐसा खबर सुना जिससे आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव हो गया, तो आपके शरीर को उससे रिकवर होने में मिनिमम, मतलब ऑन एन एवरेज 1.5 घंटा लग जाएगा, 90 मिनट। मतलब जस्ट आपने एक न्यूज सुना जिसमें थोड़ा सा स्ट्रेस है, तो आपको 90 मिनट लग जाएंगे अपनी बॉडी को उधर से रिकवर करने। और आजकल स्ट्रेस जो है वो ऐसा स्ट्रेस नहीं होता जैसे पहले के जमाने में क्या होता था कि आप अगर जंगल में रहते हो या कहीं पे भी रह रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो स्ट्रेस कैसे आता था, एक शेर आ गया सामने, तो शेर आ गया तो आपका जनरली बॉडी जो है, पहले के स्ट्रेस वैसे ही होते थे, तो वो आपकी बॉडी को अलाइन करेगा, आपका जितना भी फैट है वो सारा आपके ये लीवर के पास वाले एरिया में आ जाएगा, ताकि मतलब जैसे आप देखेंगे तो कई लोग ऐसे बात भी करते हैं, हमारे डेली टॉक में भी आता है
कि हम बोलते हैं इसके पास गट्स नहीं, राइट? तो गट्स का क्या मतलब होता है कि उसके गट मतलब जनरली क्या होता था पहले के जमाने में, जो तेज भाग पाता था या बच पाता था या लड़ाई कर पाता था उसको बोलते थे कि इसके पास गट्स है। आजकल गट्स का मीनिंग जो है वो थोड़ा सा मेंटल साइड में हो जाता है कि जो तनावपूर्ण स्थिति से बच के बाहर आ पाता है वो उसके पास गट्स होते हैं, बाकियों के पास नहीं, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस इज, पहले के टाइम पे तो आपको एक फिजिकल थ्रेट होता था, फिजिकल एक शेर सामने आ गया तो वो एक रियल प्रॉब्लम। अब रियल प्रॉब्लम जो है उससे बाहर आने के लिए आप क्या करोगे? भागोगे, राइट? लेकिन जब रियल प्रॉब्लम है ही नहीं, जैसे आजकल होता है, आजकल क्या है कि जस्ट टेक अ जनरल एग्जांपल, अब आजकल क्या स्थिति है, आजकल आपको स्ट्रेस जो है वो ऐसा नहीं मिलता कि सामने कोई शेर आ गया या खुला सांड आ गया जिससे आपको भागना है। लोग खुद जाते हैं सांड के सामने, वो गेम एज अ गेम चलता है उनका। बट द थिंग इज, अगर आप अभी देखोगे तो हमारे को स्ट्रेस मिलता है मेंटल सिचुएशन में। मतलब आप आराम से एसी में बैठे हो और एक न्यूज आती है कि आपको ये प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब उसमें आपको भागना नहीं है, आपको बैठे बैठे पीसफुली सोच कर उसका सॉल्यूशन निकालना। तो इसलिए अगर आप स्ट्रेस से रिकवर नहीं कर पाओगे तो आप उसी स्थिति में चले जाओगे, 1.5 घंटे के लिए आपके शरीर में वो चीजें घूमती रहेंगी मिनिमम। एंड उसके अलावा बाकी प्रॉब्लम्स भी आती रहती है। जब ये स्ट्रेस ज्यादा रहता है तो फिर उसके बाद चीजें जो है वो और ज्यादा वर्स होती जाती है। ना एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स जो है लाइक ये स्यूडो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इट्स ये इमेजिनरी नहीं है, वो रियल प्रॉब्लम है। लेकिन आपको उसके लिए भागने, फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसीलिए आप देखेंगे आजकल के टाइम पे देयर आर डिफरेंट थिंग्स, जनरली बताया जाता है अलग अलग तरीके का ब्रेन होता है। सो एक ब्रेन बोला जाता है, एक हार्ट बोला जाता है, और एक आपका गट ब्रेन होता है। गट ब्रेन मतलब आपके अंदर वो एक तरह से सिक्स सेंस जो हम पहले बोलते थे, इंट्यूशन बोलते हैं, वो सब चीजें उसके अंदर आती है। तो अब वो कैसे डेवलप करना है, वो खैर मेडिटेशन का ही एक पार्ट है। अगर आप मेडिटेशन रेगुलरली करते हो तो आप डेवलप कर पाओगे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो इन विच वी आर लिविंग। तो अभी हम जहां रह रहे हैं वहां के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारा बॉडी कैसे वर्क करता है स्ट्रेस के सिचुएशन में। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, 23% हाई स्कूल स्टूडेंट, वो लोग, ये सिर्फ यूएस का डेटा है, वो लोग बोलते हैं कि हमने खाने का मतलब एक ब्रेकफास्ट या कुछ भी एक समय का खाना छोड़ दिया स्ट्रेस की वजह से। और 550 मिलियन दिन खराब हो जाते हैं सिर्फ, मतलब दिन का रेवेन्यू कंपनीज में हर साल सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, व्यक्ति जो है वो ऑफिस नहीं जाता है और उसके हिसाब से वो एक दिन जो है वो वेस्ट हो जाता है। और सिर्फ जो तेज आवाजें आती है ना, जैसे दरवाजा लगने का आवाज होता है, बाकी आवाजें होती है, उन आवाज से कम 3,000 लोग मर जाते हैं यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में, राइट? एक्चुअली ये यूएस का रिजल्ट बहुत प्रोफाउंड है, क्योंकि कई सारी चीजें तो आपको मतलब कई जगहों पे आप देखेंगे वो तो पकड़ में ही नहीं आता, बट जो पकड़ में आया उसका बात करते हैं। आगे चलते हैं। अगर आप स्ट्रेस के हिसाब से देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स सबसे आगे है और इंडिया जो है वो 46 पे है। 46% लोग जो है, मतलब जनरली परसेंटेज पॉपुलेशन का, वो स्ट्रेसफुल है। तो यूएस में 80%। ना इंडिया में कम जरूरी है, ज्यादा हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, 46 भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारे कई सारे लोग अनएम्प्लॉयड भी है, उनके पास बेचारों के पास नौकरी ही नहीं। तो नौकरी नहीं है तो उनके पास ये स्ट्रेस करने का मतलब वो वर्क प्लेस स्ट्रेस में काउंट नहीं होगा, वो बाहर वाला स्ट्रेस होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्ट्रेस में नहीं है, स्ट्रेस में है लेकिन कंपनी में नहीं है। तो ये सिर्फ कंपनी के लोगों का डेटा है कि कितना स्ट्रेस उनको रहता है। तो इंडिया जो है वो परसेंटेज पॉपुलेशन में 46% है। वैसे आप स्ट्रेसफुल का सिचुएशन का बात करोगे तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है इंडिया में। और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे आपको कम मिलेगा ज्यादातर, मतलब ऑस्ट्रेलियन लोग जो है वो अभी स्ट्रेस में इतने नहीं है। एंड यूनाइटेड किंगडम 58%, जर्मनी 60, कनाडा भी 58 और जापान भी 56, एंड फ्रांस इज 49, राइट? तो दैट्स द सिनेरियो जो हमारे को समझना होगा। एंड देन लेट्स गो फर्दर। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में 80% एम्प्लॉइज
they are facing stress at work, right? ये 2015-16 का डेटा है। तो इंडिया का, अगर सिर्फ इंडिया का बात करें ना, जैसे हम पहले बात कर रहे थे तो उसमें इंडिया का डेटा कम आ रहा था। अभी यहाँ पे जब 15-16 में इन्होंने रिसर्च किया, फाइंड आउट किया, तो 80% जो एम्प्लॉय हैं, इसमें हर तरह के एम्प्लॉय जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी इंक्लूड किया। 80% एम्प्लॉयज, ज्यादातर लोग जो नौकरी कर रहे हैं, उसमें से 80% ज्यादातर जो है वो 80% जो है वो स्ट्रेसफुल है। 80% बहुत ज्यादा होता है, अगर आप देखेंगे तो 80% लोग जो है वो परेशान है अपने काम से। उसमें से आप जैसे अगर दूसरा स्टैटिस्टिक्स आप देखेंगे, 60% लोग हैं वो अपनी नौकरी भी करना नहीं चाहते। मतलब उनको अगर मौका मिले नौकरी छोड़ने का तो वो सीधा छोड़ देंगे, राइट? 7% जो लोग, 60% जॉब ही छोड़ने को तैयार है। उनको बस करना पड़ता है क्योंकि उनकी मजबूरी है। मतलब एक तरह से उनका शोषण ही हो रहा है, मजबूरी में उनसे काम कराया जाए। अगर उन्हें एक बार भी मौका मिलेगा वो इमीडिएटली छोड़ के जाने को तैयार है। और आप खुद सोचो कि फ्यूचर कैसा है इस देश, इस स्थिति में देश का, अगर 60% लोग जो है वो कुछ करना नहीं चाहते, बस उनको मजबूरी में कराया जाए, राइट? अगर आप यही डेटा आज से 10 साल या 20 साल पहले देखोगे तो ज्यादातर लोग जो है उन्होंने ये चीज, वो ज्यादातर लोग जो है वो अपने उसमें खुश रहते थे व्यवसाय में। लेकिन अभी ज्यादातर लोग फ्रस्ट्रेटेड। तो ये हमें समझना पड़ेगा। और एक हर 2 में से एक एम्प्लॉय या तो डिप्रेशन में होता है या एंजाइटी में। मतलब 50% लोग जो हैं वो तो फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेशन में ही। और 90% एम्प्लॉय जो है, जनरली आप देखेंगे, जैसे आप लोगों को एक्सरसाइजेस देते हैं तो कभी कभी आप लोग करते हैं, कभी नहीं करते हैं। जब हम कॉर्पोरेट में जाते हैं तो वो लोग इमीडिएटली तैयार रहते हैं और उनकी एक्सरसाइजेस ज्यादा टफ होती है। जैसे अब रिसेंटली जब मैं गया था लास्ट टाइम, तो उन लोगों को जब ये दिया, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करने को दिया, जैसे आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनको 75 क्वेश्चन दिए। अब उनमें से 50% जो एम्प्लॉय, जो लोग थे, उन्होंने उसी समय 1 घंटा लगाकर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके वो पेपर एक्सरसाइजेस करके हमारे को उसी समय लौटा दिया। तो वही है कि 1 घंटा इमीडिएटली देना, क्योंकि उनको इस चीज का वैल्यू पता है कि स्ट्रेस से बाहर आने के लिए अगर उन्हें कोई भी मौका मिल रहा है तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इतना स्ट्रेस उनको रहता है। और यही चीज आपने देखा होगा, कई लोग बोलते हैं कि अगर आपको जॉब मिल जाएगा, प्लेसमेंट हो भी जाएगा कॉलेज में, तो भी गारंटी नहीं है, क्योंकि कभी भी वो लोग निकाल देते हैं। नाउ एक्चुअली जरूरी नहीं है कि हमेशा कंपनी वाले जो सोच के लेके आते हैं कि इसको लेके आएंगे और फिर निकाल देंगे, क्योंकि उनको भी ट्रेनिंग कराने में पैसा लगता है। और ट्रेनिंग में व्यक्ति जो है ज्यादा प्रोडक्टिविटी देता नहीं। मतलब ज्यादातर समय में जो ट्रेनिंग पार्ट है उसमें तो कंपनी का सिर्फ पैसा लग रहा है, और जो जिसको ट्रेन कर रहे हैं वो ज्यादा इनकम ला के नहीं देता है कंपनी। लेकिन जो स्ट्रेस होता है उसको मैनेज करना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं। तो ये चीज आप देखेंगे प्लेसमेंट के बाद जनरली क्या है, जैसे हम कॉलेज लाइफ में है तो कॉलेज लाइफ बहुत ही अलग होता है। कॉलेज में आपको अपनापन मिलेगा, दोस्त का सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कंपनी में टोटली अपोजिट होता है। जो आपसे आपका दोस्त भी है वो भी आपके साथ कॉम्पीट कर रहा है प्रमोशन के लिए, तो वो वहां पे आपको कहीं भी मौका मिलेगा तो आपको नीचे दिखा के ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगा। दैट्स व्हाट हैपेंस। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि कंपनी का माहौल टोटली अलग होता है और ज्यादातर लोग स्ट्रेस में रहते हैं। और अगर हमने लाइफस्टाइल अभी से स्ट्रेस से डील करना नहीं सीखा तो आपको उस समय, क्योंकि प्लेसमेंट तो आगे जहां भी होगा तो आपको स्ट्रेस तो डील करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेडिटेशन वगैरह ये सारे प्रैक्टिसेस अगर आपने अभी से अपने लाइफ में डाल दी तो आगे आपका लाइफ बहुत स्मूथ हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स गो फर्दर नाउ। अब इंडिया का अगर हम अलग अलग तरीके से स्ट्रेस देखें तो सबसे पहले तो डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि अब जितना मतलब यहाँ पे मजाक वगैरह या फिर बदतमीजी होती है, कंपनी में जरूरत से ज्यादा होती है। ओवर टाइम आपको कराया जाएगा, आपका ओवर टाइम की वजह से घर पे रहना और वो सब चीजें डिसबैलेंस होंगी। पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ सपोर्ट, मैनेजर ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, इनकम भी लिमिटेड होती है। कई सारे रीजंस है जिस वजह से इंडिया में बताते हैं कि वर्क प्लेस स्ट्रेस रहता है। और सबसे ज्यादा है जो डिसरिस्पेक्ट, जो माहौल है वहां का वो खराब लगना, और दूसरा सैलरी पूरा ना होना, राइट?
उसके बाद ओवर टाइम और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे लेना पड़ता है। सो दैट्स द सिनेरियो। नाउ अब हम आगे आते हैं कि मेडिटेशन के बेनिफिट क्या है, क्योंकि अगर हम ये चीजें नहीं जानेंगे ना, तो आपका भी मेडिटेशन ऐसे ही होगा कि आप आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद फिर मन किया, जब मन किया तब कर लिया, जब मन किया तब छोड़ दिया। अगर हमें ये चीजें पता होंगी, जैसे आप टेक ए जनरल एग्जांपल, हम जब पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ना बचपन से ही आप देखोगे, किसी भी बच्चे को ऐसा, कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जो स्कूल में भागते हुए जाता है कि मेरे को स्कूल जाना है, राइट? हर कोई जो है उसको इनिशियली तो मजबूरी में जाना पड़ता है। हम में से जितने लोगों ने भी स्कूल जाना शुरू किया था, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत खुश थे, हमें मजबूरी में शुरू कराया गया। एंड उसके बाद अभी भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, और इंटरेस्टेड मतलब है वैसे इंटरेस्ट होता है, बट कोई ऐसा, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ये बोलेगा आज मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे इस नॉलेज की वजह से सैलरी ना भी मिले तो भी मैं पढ़ूं। हम में से जितने भी लोग पढ़ रहे होते हैं, एटलीस्ट दिमाग में सबके होता है कि मेरे को आगे प्लेसमेंट चाहिए या फिर रोकड़ा चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से मिले, ऑफ कोर्स लीगल वेज में। ना द थिंग इज, कोई भी सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि अगर मेरे को सैलरी नहीं भी मिलेगा, कोई इनकम नहीं मिलेगा तो भी मैं पढ़ूं, नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को ये मिलेगा इसलिए मैं पढ़ूं। ना द थिंग इज, अगर हम चीजें पढ़ना, जैसे पढ़ाई का बात करें, तो आप पढ़ना जब आप शुरू करते हैं, या अभी भी हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि इससे मुझे कुछ मिलेगा। तो वही सेम चीज है, अगर हमें बेनिफिट्स नहीं पता होंगे तो हम कितना इंपॉर्टेंट है वो चीजें, कितना भी इंपॉर्टेंट हो, हम बीच में छोड़ देंगे। तो इसलिए मेडिटेशन का इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स जानना बहुत जरूरी है। जब हम ये चीजें जानेंगे तो हम उस चीज को कमिटमेंट से कर पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो मेडिटेशन में आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो दो चीजें आपको मेडिटेशन में चाहिए, एक इंटेंट कि आप क्यों आ रहे हैं, मतलब पर्पस एक तरह से, और दूसरा उसको करने का प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्रोसीजर। क्योंकि अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा अगर नहीं मिलेगा, या आपको पता नहीं है कि क्या मिलना चाहिए, तो भी आप कंफ्यूज हो, राइट? सो लेट्स गो फॉर क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप मेडिटेशन करते हो तो जैसे हम पहले वाले सेशन में डिस्कस कर रहे थे कि नेगेटिव इमोशंस को कैसे हटा सकते हैं, पॉजिटिव इमोशंस कैसे लेके आ सकते हैं ना। नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में स्विच करने के लिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो एक बहुत ही आसान तरीका होता है। जैसे हमने पहले जो डिस्कस किया वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर उस डायरेक्शन में सोचना आना चाहिए, लेकिन मेडिटेशन से वो चीजें करना आसान हो जाए। मतलब आपके पास एक प्रोसीजर रहेगा जिससे आप पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ा सकते हो, नेगेटिव इमोशंस को कम कर सकते हो। जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, आप मेडिटेट करोगे वो सारे नेगेटिव इमोशंस कम हो जाएंगे और पॉजिटिव इमोशंस आपके अंदर बढ़ जाएंगे, राइट? और जैसे अब कई बार हमारे को होता है कि हम अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते, सेल्फ कंट्रोल हमारा नहीं होता है। सो सेकंड थिंग व्हिच हैपेंस इज, जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो तो आपको विल पावर डेवलप करना या सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना बहुत आसान होता है। वो आपके इमोशंस को, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाता है, नेगेटिव को घटाता है, तो आपके इमोशंस जो है वो रेगुलेट हो जाते हैं, आप बैलेंस्ड हो जाते हो, और उसके बाद आपके पास एक एबिलिटी आती है इंट्रोस्पेक्ट करने। इंट्रोस्पेक्शन हमारे को ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड वो आपको तभी मिलेगा जब आप मेडिटेट करोगे। अदरवाइज आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते। आप प्लान कर सकते हो, लेकिन इंट्रोस्पेक्ट करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है हमारे ब्लाइंड स्पॉट। क्योंकि जो चीजें हमारे को प्रॉपर, मतलब हर एक नॉर्मल स्थिति में नहीं दिखती है, वो हमें दिख सकता है जब हम एक मेडिटेटिव स्टेट में बैठे होते हैं। उस समय उन चीजों को एड्रेस करना, देख पाना बहुत आसान होता है, राइट? एंड देन लेट्स गो फर्दर। नेक्स्ट इज हमारी प्रोडक्टिविटी। नाउ जब आप प्रोडक्टिविटी का बात कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी आपकी, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके ब्रेन के जो एरियाज हैं जो कि आपके फोकस के लिए, अटेंशन के लिए और मेमोरी के लिए या क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन एरियाज को, ब्रेन के एरियाज को
स्टिमुलेट करता है ताकि आप उस एरियाज में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। तो जब आप मेडिटेट करोगे तो आपके जो फोकस वाले एरिया या अटेंशन वाला एरिया वो स्टिमुलेट हो जाएगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा उस पर मेडिटेट, उस समय कोई भी टास्क है उसके ऊपर फोकस करना या फिर क्रिएटिविटी बढ़ाना या उसको चीजों को याद करना, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज देयर आर सर्टेन अदर बेनिफिट्स। जैसे कई बार हम बात करते हैं ना, जैसे आजकल कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा एक बज़ है कि हमारे को इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग होना चाहिए ना। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना जो है वो आपकी बॉडी का जो माइंड से कनेक्शन है उस पर बहुत रिलाई करता है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग रेगुलरली मेडिटेट करते हैं दे हैव स्ट्रांग इम्यून सिस्टम, उनका इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होता है। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस, जैसे अब आप देखोगे तो यूएस के लोग ज्यादा मर रहे हैं, यूएस में भी जिन इंडियंस को कोरोना हुआ है वो ज्यादा मरे नहीं है, राइट। बाकी देशों में भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। इंडिया में इसलिए मतलब जो लाइफस्टाइल में जो लोग थोड़ा सा भी मेडिटेशन वाली साइड में हैं उनको इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। दे मे गेट इन्फेक्टेड, उनको इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन उनका डेथ रेट इतना ज्यादा नहीं है। जिन लोगों ने टोटल वेस्ट का कल्चर अपना लिया है उनके लिए प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन जिनका थोड़ा सा भी कल्चर इंडिया का बचा हुआ था तो उनका इम्यूनिटी से उनको डेथ से बचने में मदद मिली। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। देन नेक्स्ट इज इट डिक्रीजेस योर सेंसिटिविटी टू पेन। जितने लोगों को, जैसे आप लोगों को अगर थोड़े सी दूर में जाने में आप थक जाते हैं या फिर थोड़ा सा भी हर्ट होता है तो आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है, थोड़ा सा चोट लगने पे भी, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि चोट लगने के विचार से आपको डर लग जाता है, तो ये सब चीजें कम हो जाती है अगर आप रेगुलरली मेडिटेट कर रहे हैं। सो एंड देन नेक्स्ट कम्स इन्फ्लेमेशन ऑफ सेलुलर लेवल्स। तो आपका जो मतलब जैसे आपको चोट वगैरह लगती है उसको रिकवरी और डैमेज जो है वो कम होता है। नेक्स्ट इज ग्रे मैटर, आपका जो ब्रेन का है उसको बढ़ाता है ना। हमने जब माइंड के बारे में डिस्कस किया था तो हमने एक चीज डिस्कस किया था कि आपका जो हार्डवेयर है वो सबका सेम है, डिफरेंस कहाँ आता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो वो किस तरह से डील कर रहा है आपकी बॉडी के साथ, आपके ब्रेन के साथ। ना हमारा जो माइंड है वो जितना हमारे कंट्रोल में होगा और जितना हम उसको प्रॉपर डायरेक्शन में भेज पाएंगे उतना हमारा ब्रेन जो है वो हम ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। जैसे इस चीज को आप समझ सकते हो, कई बार आपने देखा होगा कि जो ब्रांडेड फोन होते हैं जैसे सैमसंग, उसके अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन एक पर्टिकुलर मिल रहा है, एक सर्टेन प्रोसेसर मे बी स्नैपड्रैगन जो भी होगा, उसके बाद रैम मिलता है और उसके बाद आपका मेमोरी मिलता है जो फिजिकल मेमोरी फोन मेमोरी। आप कई बार देखोगे कोई चाइनीज फोन वगैरह ऐसे आपको मिल जाएंगे जहाँ पे उसका प्रोसेसर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैमरा ज्यादा मेगापिक्सल का है, फिर उसके बाद उसके बाकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन मतलब बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वो फोन ज्यादा हैंग करेगा और सैमसंग का कम हैंग करेगा सेम टास्क में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एंड्रॉइड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन वो एक मशीन इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो एक फर्मवेयर है। फर्मवेयर मतलब आपका एंड्रॉइड आप एक फोन का दूसरे में नहीं डाल सकते, वो आपके हार्डवेयर से बहुत क्लोजली लिंक्ड अप होता है, इसलिए उसको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, उसको फर्मवेयर बोलते हैं। फर्मवेयर क्या होता है? आपका जो फोन है उसके हिसाब से, उसके हार्डवेयर के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है, राइट। तो एंड्रॉइड उस कैटेगरी में आता है। विंडोज जो है वो किसी भी लैपटॉप में चलेगा, लेकिन एंड्रॉइड आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा अपने हार्डवेयर के हिसाब से ना। जो बाकी कंपनीज होती है वो जनरलाइज बना देती है, लेकिन सैमसंग वाले जो है वो जो भी ब्रांडेड कंपनी है, नॉट रियली सैमसंग, वो लोग उस चीज पे बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, उस फर्मवेयर को डेवलप करने में और अपने हार्डवेयर को प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर करने में, असेंबल करने में। ये चीजें उस फोन को ज्यादा वर्केबल बनाती है, राइट। तो वही सेम चीज हमारे माइंड में भी होती है। अगर हमारा माइंड उतना ज्यादा प्रॉपर्ली हम वर्क नहीं कर पाते तो हम ब्रेन का उतना रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं कर पाते, हमारा ब्रेन यूटिलाइजेशन बहुत कम हो जाएगा। तो माइंड को अगर हम मेडिटेट करते हैं तो हम ब्रेन के ग्रे एरिया को बढ़ा देते हैं, ग्रे मैटर बढ़ा देते हैं, जिससे हम ब्रेन को ज्यादा यूटिलाइज कर पाते हैं। और ब्रेन को यूटिलाइज करने से क्या है कि आपका जो हार्डवेयर है वो ज्यादा एक्सेसिबल हो जाता है।
तो आप ज्यादा, जनरली हम 10% से कम यूज करते हैं ब्रेन, लेकिन अगर आप रेगुलर मेडिटेट करते हैं तो आप ज्यादा यूज कर सकते। नाउ नेक्स्ट इज जो आपका इमोशन रेगुलेशन है, पॉजिटिव इमोशंस है, सेल्फ कंट्रोल है, ये सारी चीजें आपकी बढ़ती हैं जब आप मेडिटेट करते हो। एंड जो आपका फोकस करने वाला एरिया है ब्रेन का, जिस चीज को स्टिमुलेट करता है मेडिटेशन, वो आपका थिकनेस बढ़ाता है उसका। जैसे अब जनरली क्या होता है ब्रेन में, जो आप चीजें याद कर पाते हो या फोकस कर पाते हो वो किस बेसिस पे होती है, जो एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन बनता है उसके बेसिस। तो जनरली ब्रेन में क्या होता है, न्यूरल पाथवे बनते हैं। न्यूरल पाथवे क्या, जो अलग अलग न्यूरॉन है वो आपस में कनेक्शन बनाते हैं, उस एरिया को स्टिमुलेट कर देते हैं, तो आप उस एक फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो जब हम ब्रेन का बात कर रहे थे, तो ब्रेन में क्या होता है कि सॉरी, जब हम फोकस का बात कर रहे थे, तो फोकस एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे अगर न्यूरल पाथवेज बहुत ज्यादा बने होंगे तो आपका फोकस करने का एबिलिटी बढ़ जाएगा। वही सेम चीज होती है जब हम इसको समझ सकते हैं, जब आप कोई भी स्किल को बार बार प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग में आप कंप्यूटर साइंस वाले लोगों को देखेंगे, उसका चीजों को देखने का नजरिया अलग तरीके का होता है। वो चीज अपने फील्ड में ऐसी चीजें देख पाएगा जो एक आम इंसान नहीं देख पाएगा। सिमिलरली जो चेस प्लेयर है, आप देखोगे जैसे अब हर किसी के पास कोई भी चेस खेलने बैठेगा तो उसके पास वही 64 खाने और 16 उसके पास गिटियां हैं, दैट्स इट। 16 पीसेस, 64 खाने, सबको उसी में चलाना है जो भी चलाना है। लेकिन जो लोग चेस बहुत अच्छे से खेलते हैं और जो लोग अच्छे से नहीं खेलते हैं, उन दोनों में फर्क क्या है? जो लोग बहुत अच्छे से खेलते हैं उसके अंदर एक क्वालिटी होता है कि वो सामने वाले का एक चाल देखने के बाद उसको पता होता है कि वो आगे क्या चाल चलने वाला है, राइट? जब भी आप आगे जाते हो, मतलब मेनली क्या है, जैसे ही वो व्यक्ति सामने वाला चाल चलेगा उसको ये पता होता है आगे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ये व्यक्ति आगे कहाँ जा सकता है। तो वैसे ही जब आप एक फील्ड में अच्छे हो जाते हैं तो आपको उसका फ्यूचर वाली चीजें इजीली समझ में आ जाती है कि अभी आप ये चीज करोगे तो फ्यूचर में कहाँ तक पहुंचोगे। तो मेडिटेशन करने से आपका इंट्यूशन जो है वो भी इंप्रूव होता है और आपका एबिलिटी फोकस करना भी इंप्रूव होता है। देन उसके बाद जो बीमारियां हैं, जनरली जो स्ट्रेस से बीमारियां आती है जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और माइग्रेन, ये सब चीजें जो है वो आपका रेगुलेट हो जाता है और इन बीमारियों से आप बच सकते हो अगर आप मेडिटेशन रेगुलरली करते हो। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज योर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव्स एंड कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है वो खत्म हो जाता है, मतलब कम हो जाता है अगर आप रेगुलरली मेडिटेट करते हो तो। नाउ अगर आप लोग मेमोरी का बात करें तो जनरली या जो जीरो लेवल है वो क्या है कि आपका जो रेगुलर लेवल है जहाँ पे आपका ब्रेन एक्टिव स्टेट में रहता है। नाउ ये जो ऑक्सीजन कंजप्शन है ये माइनस में दिया हुआ है, क्योंकि जितना कम ऑक्सीजन कंज्यूम होगा उतना आपका ब्रेन और माइंड जो है वो रिलैक्स्ड है और उतना आप ज्यादा चीजें याद कर पाओगे। तो जनरली अगर आप रात को 6 घंटे आराम से सोए हुए हो, उसके बाद यहाँ पे आप सेकंड वाला कर्व देखोगे जो ब्लू वाला है, ब्लू या ग्रे जो भी बोलोगे आप इसको। नाउ जब आप इसमें आप 1 घंटा सोते हो तो आपका थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, थोड़ा ब्रेन का एक्टिविटी में 4 यूनिट कम हो जाएगा। अगर आप 4-5 घंटा सोते हो तो आपका 8-9 यूनिट का फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हो, ये जो पहले वाला येलो वाला कर्व है, अगर आप 10 मिनट भी मेडिटेशन करते हो या 15 मिनट मेडिटेशन करते हो तो आपको 16 यूनिट्स का फर्क पड़ जाएगा। मतलब ये काफी ज्यादा रिलैक्सेशन आपको मिलता है अगर आप मेडिटेशन करते हो। तो जनरली आप देखोगे अगर कहीं पे भी हम याद करने का बात करते हैं तो आपको बोला जाता है, जैसे एग्जाम की टिप्स में भी आपने कई बार सुना होगा कि बीच बीच में हमें नैप लेना चाहिए थोड़े थोड़े टाइम के बाद, 15 मिनट का, 10 मिनट। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं, जनरली मैं भी पहले ये जब स्टडी में वर्कशॉप कराता था तो उसमें मैं ये चीजें बताता था, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप ज्यादा रिलैक्स कर सकते हो एज कंपेयर टू आप 2-3 घंटा सो गए उसके मुकाबले। सो मेडिटेशन ज्यादा पावरफुल है आपके ब्रेन को रिलैक्स करने के। देन ब्रेन वेव्स जनरली ये नापी जाती है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है उससे आपके ब्रेन का फ्रीक्वेंसी, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी नापा जाता है। तो बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसका ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज से कम होता है।
राइट। लेकिन जब कोई व्यक्ति मतलब जनरली नींद जो है वो 2 लेवल पे किसी को आती है। 2 लेवल पे मतलब पहला जो है वो डीप स्लीप होता है। एक्चुअली 4 लेवल है, 1 2 3 4 इसको बोला जाता है। स्टेज 1 और 2 जो है पहला और दूसरा वो आपका हल्का स्लीप है, और 3 और 4 जो है वो डीप स्लीप। इसके अलावा आरईएम होता है जब आप सपने वगैरह देखते हैं। लेकिन जब कोई डीप स्लीप में होता है तो डीप स्लीप में उसको आसपास का कोई अंदाजा नहीं होता, तो उसका ब्रेन वेव जो है वो बहुत नीचे होता है। जब हम स्लीपिंग का बात करते हैं तो स्लीपिंग में जब आप स्टेज 1 या 2 में होते हैं तो आप देखेंगे उसमें थोड़ा सा आपका बाहर से कोई आपको जगाए तो आप इजीली जग सकते हो उस समय। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, रात को आपका नींद टूटता है तो आप बिल्कुल फ्रेश फील करते हो, और फिर आप जैसे मान लो अगर आप रात को सोए और सुबह 4 बजे आपका नींद टूट गई और आप फ्रेश फील कर रहे हो, आप अगर अभी उठना चाहो तो उठ सकते हो, और आप डिसाइड करते हो कि मैं अभी 1 घंटा और सो जाता हूँ, 5 बजे उठूंगा, जो आपका नॉर्मल आपने 5 बजे का अलार्म लगाया। 5 बजे आपने अलार्म लगाया और जब 5 बजे आपका अलार्म लगता है तो आपका शरीर टूट रहा होता है, और कई बार लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं कि अभी तो मैं बिल्कुल फ्रेश था 1 घंटे पहले, 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि मेरा शरीर टूटने लग गया। तो क्या होता है कि जनरली आपका स्लीप साइकिल जो है, आप स्टेज डीप स्लीप में थे और आपके अलार्म ने आपको जगा दिया, उस वजह से आपका शरीर जो है वो कुछ घंटों तक टूटता है, थकान ज्यादा रहता है। तो ये चीजें स्लीप साइकिल अगर डिस्टर्ब होती है उस वजह से। ना जब हम मेडिटेशन करते हैं तो आप अल्फा जोन में आते हो, जो कि 8 से 13 हर्ट्ज या 8 से 11 हर्ट्ज में होता है, और हम इस स्टेट पे जनरली रहते नहीं, हम थोड़ा सा स्लीपिंग से सीधा एक्टिव स्टेट में, बीटा स्टेज में चले जाते हैं 1430 हर्ट्ज में। ना अगर आप अल्फा जोन में रह जाते हो तो आपका दिमाग जो है याद करने की क्षमता आपकी बहुत बढ़ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रिलैक्स अलर्ट स्टेट। आप अलर्ट भी हो, आप रिलैक्स भी हो, राइट। तो इसमें हम जनरली रह नहीं पाते, अगर आप मेडिटेट करेंगे तो आप जनरली इसके ऊपर इस स्टेज पे रह पाओ। तो इसलिए मेडिटेशन जो है वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है, हमारे को अल्फा स्टेट में रखता है, जिसमें हम ज्यादा अच्छे से लर्न कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। लेट्स गो फर्दर। अब माइंडफुलनेस का ये चार्ट है, माइंडफुलनेस में आगे डिस्कस करूंगा। अभी आप ये समझ सकते हो कि जितना माइंडफुलनेस आपका ज्यादा है उतना आप फोकस कर पाओगे किसी भी चीज के ऊपर। तो जो लोग कभी मेडिटेट नहीं करते ना, ये डेटा जो है अराउंड 5-6 साल पुराना है, 10 साल पुराना हो गया, अराउंड 10 साल पुराना। तो जो लोग कभी मेडिटेट नहीं करते तो उनका माइंडफुलनेस फ्रीक्वेंसी जो है वो होता है, माइंडफुलनेस लेवल जो है वो होता है 67। ना आजकल के हिसाब से ये और कम हो गया होगा क्योंकि अटेंशन स्पैन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, तो अराउंड आपके पास 40-50 तक पहुंचा हुआ होगा, पर अभी हम ले लेते हैं 67। अगर आप कुछ दिन करते हो साल में तो आपका मेडिटेशन जो आपका जो माइंडफुलनेस फोकस करने की एबिलिटी है, इट विल बी अराउंड 68, 60 68 होगा। अगर आप कुछ महीने में कुछ दिन करते हो, मतलब अगर मान लो कि महीने में आपने 10 दिन कर लिया या फिर 7 दिन कर लिया, 7-8 दिन, तो आपका माइंडफुलनेस जो फोकस करने की एबिलिटी है वो 70.5 पे पहुंचेगी। अगर आप हफ्ते में कुछ दिन करते हो, जैसे 3-4 दिन कर रहे हो, तो आपका लेवल होगा 74.5। और अगर आप डेली करते हो तो पहले साल के अंत में आपका लेवल होता है 77.5, और अगर आप ये कुछ साल तक रेगुलर करने जाते हो आप 85 तक जा सकते हो बहुत इजीली 2-3 साल के अंदर। तो आप खुद सोचो कि कितना ज्यादा फर्क है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो या फिर आप कहीं पे भी फोकस करने का एबिलिटी चाहते हो तो माइंडफुलनेस आप डेवलप कर सकते हो सिर्फ मेडिटेशन से। अगर आप बस डेली 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपके पास टाइम हो उतना टाइम आप मेडिटेशन में देते हैं तो जस्ट थिंक अबाउट कितना ज्यादा पावरफुल। उसके बाद ना ये हमने पहले पता नहीं चर्चा किया है या नहीं किया माइंड में, तो 10% एबिलिटी आपके कॉन्शियस माइंड की होती है और 90% आपके सबकॉन्शियस माइंड की होती है। जनरली इस पे कुछ एक्सरसाइजेस है बट क्योंकि ये शॉर्ट सब ओवरव्यू है तो इसलिए मैं एक्सरसाइजेस में नहीं जा पाऊँ। सो आपका विल पावर जो है वो कॉन्शियस माइंड में होता है, और इसीलिए हम ज्यादातर जगहों पे फेल हो जाते हैं जब हम कॉन्शियसली किसी चीज को इम्प्रूव करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि विल पावर आपके पास लिमिटेड है, आप बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते विल पावर से। आपको अगर विल पावर किसी एरिया में बढ़ाना है तो आपको ग्रेजुअली उस चीज को प्रैक्टिस करके उस एरिया में बनाना पड़ेगा, ताकि एक टाइम के बाद आपको विल पावर की जरूरत ना पड़े।
सो ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेगी। और जनरली मेडिटेशन जो है वो आपके सबकॉन्शियस लेवल को, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों को इफेक्ट करता है। जब वो दोनों पे इम्पैक्ट डालता है तो क्या होगा, आपका जो नेगेटिविटी है वो आप हटा दोगे और पॉजिटिविटी आपकी डेवलप होगी। तो आपको आपका विल पावर भी स्ट्रांग होगा, थिंकिंग भी स्ट्रांग होगा, और इमोशंस के और डिजायर्स के ऊपर तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स, अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे जहां पे हम मेडिटेशन का डेफिनेशन और कितने तरह का मेडिटेशन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। नाउ इसमें जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोगों का क्या अंदाजा है, क्या मतलब आपको क्या पता है मेडिटेशन के बारे में? मेडिटेशन होता क्या है, क्या लगता है आपको? आप लोग क्या जानते हैं मेडिटेशन के बारे में, क्या होता है मेडिटेशन? हाँ, आपने हिंदी बता दिया, ध्यान। What else? मतलब क्या दिमाग में आता है जब आप सुनते हैं कि मेडिटेशन करना है या मेडिटेशन कुछ करना? ओके, एकांत में चिंतन करना, किसका चिंतन? फोकस ऑन वन थॉट, एंड किस तरह का थॉट? दैट्स गुड। ओके, कोई भी एक पॉजिटिव थॉट पे सोचना। ओके, बाकी लोग जो कंट्रोलिंग योर ब्रेथ, कीप माइंड फ्री ऑफ थॉट। ओके, माइंड को, थॉट्स को बाहर निकाल देना, या फिर कंट्रोल योर ब्रीथ। नाउ आपको ब्रीथिंग कंट्रोल जो है वो आपको स्विमिंग के लिए जरूरत है, यू डोंट नीड इट ओवर हियर। रेगुलेट करना या फिर उस पर फोकस करना वो एक मेथड है, लेकिन वो आपका मतलब इट्स नॉट ए लॉन्ग टर्म थिंग। और अपने कार्य का चिंतन, रियली जब आप कार्य का चिंतन करते हैं तो आप वहीं पे जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं उसी में बैठ के ज्यादा कर पाएंगे। व्हाट एल्स? किसी को कोई और चीज बोलना है, कोई और विचार मेडिटेशन को लेकर? ओके, पावरफुल मंत्र एंड फोकस ऑन वन ब्रेथ। ये तो क्या, आप जो मंत्र मेडिटेशन है वो हम आगे चर्चा करेंगे, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता। ओके, लेट्स गो। सो लेट्स गो फर्दर। जनरली अगर आप मेडिटेशन का बात करें तो डिक्शनरी बताता है, अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे, इट सेज कंटीन्यूअस परफॉर्म कंटेम्पलेशन और म्यूजिक ऑन द सब्जेक्ट्स और अ सीरीज ऑफ सब्जेक्ट ऑफ अ डीप एब्स्ट्रैक्ट नेचर। मतलब किसी चीज के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करना, एक सब्जेक्ट पे या एक सीरीज ऑफ सब्जेक्ट्स पे आप कॉन्टेम्पलेट करते हो तो वो मेडिटेशन कहलाता है। या फिर दूसरा डेफिनेशन आपको मिल जाएगा, मीनिंग मिल जाएगा डिक्शनरी में, इट्स योर एबिलिटी और not the ability, it's your contemplation on spiritual matters। जनरली क्योंकि मेडिटेशन स्पिरिचुअल चीजों से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, तो दूसरा मीनिंग आपको मिलेगा स्पिरिचुअल मैटर पे कॉन्टेम्पलेट करना। नाउ इफ यू आस्क मी देन जनरली आप ऐसे समझ सकते हो मेडिटेशन क्या है। ये एक प्रैक्टिस है जो आपको मंडेन और मटेरियल प्लेटफॉर्म पे उठाकर स्पिरिचुअल प्लेन पे एक्सेस देता है, स्पिरिचुअल प्लेन का रास्ता देता है। जैसे टेक अ जनरल एग्जांपल, जनरली हम जिस लाइफस्टाइल में रहते हैं तो वो एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, उसमें रहना काफी तरह का स्ट्रेस हमें मिलता है। नाउ अगर आप उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से बाहर सोच पाओ और बाहर रह पाओ एक तरह से, वो मेडिटेशन कहलाएगा, राइट? तो मेडिटेशन में आपको एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म मिलता है। एक्चुअली हम अध्यात्म के बारे में इसमें मैं बहुत डीप में नहीं जाने वाला, लेकिन जो आपके शारीरिक और मानसिक लेवल से ऊपर की चीजें होती है ना, उसको हम आध्यात्मिक बोलते हैं, राइट? सो अगर आप इसको डीपली वो करना चाहते हो तो हमारा जो एक स्पिरिचुअल कोर्स है उसमें आप एनरोल कर सकते हो। तो इट्स अ भगवद गीता कोर्स। आप जो जिस ग्रुप में हो उसमें आप एडमिन को मैसेज कर सकते हो, जो आपको वहां पे फिर एक्सेस दे देंगे, जो कोर्स का टाइमिंग वगैरह है वो बता दिया जाएगा। सो उसमें आप डीप में ये चीजें चर्चा करते हैं। So let's go further.
ना अब बात करते हैं कि मेडिटेशन शुरू कहाँ से हुआ। ना अगर आप नॉर्मली बात करो तो दो जगह से मेडिटेशन आपको मिलेगा। एक हिंदुइज्म, मतलब वैसे हिंदुइज्म कोई वर्ड वैसे नहीं है, बट आजकल हम उसे हिंदुइज्म से जानते हैं, लेकिन पहले आप देखोगे तो वैदिक कल्चर इसको बोला जाता था, या सनातन धर्म, तो भी आप जिस नाम से भी आप जानते हो। दूसरा बुद्धिज्म, राइट। तो दोनों का बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहला जो आपका वैदिक सिविलाइजेशन है, तो वैदिक सिविलाइजेशन ये सबसे पुराना सिविलाइजेशन है और इसमें मेडिटेशन के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा किया जाता है। मतलब इन इसमें सिविलाइजेशन में जनरली आप देखोगे तो मेडिटेशन कंपलसरी है। हर कोई मेडिटेशन पे बहुत ज्यादा रिलाय करता है उसको परफेक्ट करने के लिए, राइट। तो इसमें अलग अलग प्रोसेसेस हैं जो कि वेदों में दी हुई हैं, और प्रैक्टिशनर जो है वो स्पिरिचुअल प्लेन को एक्सेस करने के लिए इन प्रैक्टिसेस को करता है ना। कुछ जगहों पे मतलब एक से ज्यादा प्रोसेसेस आपको वेदों में मिलते हैं, वो आपके अलग अलग स्थिति के अनुसार और व्यक्ति के पर्पस के अनुसार चीजें चेंज हो जाती है कि उसका क्या लक्ष्य है मेडिटेशन करने से, उस हिसाब से प्रोसेस चेंज हो जाएगी। जैसे आजकल होता है ना कि अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा, अगर लेकिन आपको यहाँ से मे बी श्रीलंका जाना है तो आपको फ्लाइट से जाना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका आप ट्रेन से नहीं जा सकते। या फिर जैसे आपको यहाँ से यूएस जाना है, तो पहले डिसाइड होता है आप कहाँ जा रहे हो, और उसके बाद डिसाइड होता है कि कैसे जाना है, राइट। तो पहले हम वो डिसाइड करते हैं, जैसे सेम चीज हमने पहले भी डिस्कस करा था, पहले गोल उसके बाद स्ट्रेटजी या फिर चैनल, राइट। तो यहाँ पे भी सेम चीज होता है, पहले क्या करना है और फिर कैसे करना है। सेकेंड मेडिटेशन जो है दैट इज बुद्धिज्म, जो आपको मिलेगा ज़ेन मेडिटेशन, या फिर जैसे यहाँ पे विपासना होता है ना। वो सब चीजें क्यों है, क्योंकि बुद्धा जो है उनको एक रियलाइजेशन मिला पेड़ के नीचे, एंड देन उन्होंने ये चीजें मेडिटेशन टेक्निक्स बताई। सो इसमें जनरली आपको क्या करना होता है, आपको अपने मन को विचार रहित बनाना होता है, जो कि हम अभी आगे थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन कर लेंगे इसका। और इसका एक वेरिएशन है टाओ। टाओ में क्या है, आप डेली लाइफ पे फोकस करते हो, मतलब इसमें आप ब्लैंक नहीं करते हो उस चीज को, मतलब जस्ट उस एक सब्जेक्ट मैटर से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हो। बेसिकली बुद्धिज्म का मेडिटेशन आप करंट लाइफ में अप्लाई करने का प्रयास करो। नाउ हम मेडिटेशन प्रैक्टिसेस इस तरह से डिस्कस करेंगे कि हमारे डेली लाइफ जो है, हम जो भी डेली लाइफ में करते हैं वो हम इंप्रूव करते हैं, राइट। सो लेट्स गो फर्दर। अलग अलग तरीके का मेडिटेशन होता है, जैसे पहले वाला है माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस ये जनरली बुद्धिज्म से ही ज्यादा है। ये आपको बताता है ना, वैसे हम दोनों तरह के मेडिटेशन का चर्चा करेंगे, हिंदुइज्म वाला भी और बुद्धिज्म वाला भी, और दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स और एडवांटेजेस वगैरह हैं उनको बारे में चर्चा करेंगे, और कैसे हम अपना अप्रोच कैसे हमें बनाना चाहिए वो भी चर्चा करेंगे। नाउ लेट्स गो डीपर इनटू दैट। सो माइंडफुलनेस क्या होता है, वो आपको एक तरह से आपको उसमें क्या करना होगा, अपने अवेयरनेस को, अपने कॉन्शियसनेस को, आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा जो भी चीज आप जिसके प्रति भी कॉन्शियस होना चाहते हो। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको प्रेजेंट के ऊपर अपना फोकस लाना होता है। तो जब आप फोकस प्रेजेंट में लेके आते हैं तो पहले आप अवेयरनेस देखते हैं। अवेयरनेस में क्या है, पहले आप जानेंगे कि आपके अंदर कौन कौन से बॉडीली सेंसेशंस हो रहे हैं, उसके बारे में आप मतलब अपने अवेयरनेस को लेके जाएंगे। फिर किस तरह के विचार आपको आ रहे हैं, देन उसके बाद किस तरह की फीलिंग्स आपको आ रही है, एंड फाइनली आप उन सब चीजों को अवेयरनेस जब आपका हो जाता है, फिर आप प्रयास करते हो आप उसको एक ही प्रेजेंट के अंदर रोक के रखें अपने मन को। मतलब मन जो है जनरली ये वाला पार्ट जो है वेदों में दिया हुआ है। वेद बताते हैं कि आपका जो मन है, मतलब उपनिषद बताते हैं, एक्चुअली उपनिषद बताते हैं कि आपका जो मन है वो एक पक्षी की तरह है। पक्षी की तरह है, तो उसके अंदर उसके दो पंख है, और दो पंख कौन से हैं, एक आपका भूतकाल, एक आपका भविष्य। तो भूत और भविष्य दो उसके पंख है, और जनरली आप देखेंगे तो आप भी
अगर कुछ भी सोचते हैं, हम जिंदगी कभी भी प्रेजेंट में नहीं जीते। प्रेजेंट में कभी हम लाइफ नहीं जीते, हम हमेशा या तो जो हो चुका है उसके बारे में सोच रहे होते हैं, कि अगर मैं वो कुछ अच्छे से कर लेता तो हमारे मेरा लाइफ अभी चेंज हो जाता, या फिर आप भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा या नहीं करूंगा आगे क्या होगा। तो बताते हैं कि हम पिछले वाले को लेकर उसके लिए लेमेंट करते हैं, लेमेंट मतलब पश्चाताप करते रहते हैं, और अगले वाला जो है फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर डरते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, बताते हैं कि जब आपको मन को कंट्रोल करना है, इस पक्षी को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, उसके दोनों पंख जो है उसको बांध दो। बांधने का मतलब ये है कि जब आपको जरूरत है, जैसे जब आपको प्लान करना है फ्यूचर के बारे में, उस समय आप उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि फ्यूचर के बारे में प्लान करने के लिए आपको पास्ट की भी जरूरत पड़ेगी, या आपने जो पहले गलतियां करी हैं उसको रिपीट नहीं करना है। तो आप उसको जब बांध देते हो, जब आपको जरूरत है तब आप खोलो, और उसके बाद वापस से बांध दो। तो उससे क्या होगा, आप उसको बेनिफिट दे सकते हो, मन को, मतलब मन को जो है अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, वो आपको मदद करेगा। तो वैसे ही जब हम मन को रिस्ट्रिक्ट करने का ट्राई करते हैं यहाँ पे, तो हमारे को मतलब हम इस जो ये वाला प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं, मन जो है उसको प्रेजेंट पे रेस्ट्रिक्ट करने का प्रयास करते हैं। नाउ अब 2 मिनट का डेमोन्स्ट्रेशन है, एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम वैसे ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ, जनरली लाइव ऑडियंस में ये करना थोड़ा आसान होता है। सो लेट्स गो फॉर दैट। तो आपको क्या करना है, अभी 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करनी है, और क्योंकि इसमें कई सारी चीजें, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना है। पहला चीज, आपको अपने बॉडी के सेंसेशंस के ऊपर फोकस करना है, ठीक है? ऐसा कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं, जो भी आपके अटेंशन में आए उस पे। और दूसरा, आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं उस पर फोकस करना, ठीक है? विचारों को आपको मतलब जैसे काफी सारे विचार आ रहे हैं तो परेशान नहीं होना, लेकिन आपको एक और प्रयास करना है कि आप विचारों को अपने मन से हटा पाओ और बिना विचार के रह पाओ, ठीक है? तो ये आपको अभी करना है, 2 मिनट का आपके पास समय है। 2 मिनट तक, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको विचारों को, किस तरह के विचार आ रहे हैं वो आपको अवेयरनेस होना चाहिए, और विचारों को हटाने का प्रयास करना है, मतलब आपको ब्लैंक रहने का ऐसा प्रयास करना है कि विचार ना आए, ठीक है? और बॉडीली सेंसेशंस क्या आपके बॉडी में हो रहे हैं उसके बारे में ध्यान रखें, ठीक है? तो 2 मिनट आप लोग एक ऐसा जगह ढूंढ लीजिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और मैं अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दूंगा 2 मिनट के लिए, ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस मेरी तरफ से ना आए। एंड 2 मिनट में ईयरफोन मत हटाइएगा, कहीं पता चला कि आपको लगे कि मेडिटेशन में ही रह जाए आप लोग। तो ईयरफोन लगाए रखिएगा, जब मैं 2 मिनट बाद बोलना शुरू करूंगा तो आप वापस आ जाएंगे। और आप बैठ के करिएगा, लेटिएगा मत, क्योंकि लेटते लेटते अगर आप सो गए तो फिर आगे का सेशन आप मिस कर देंगे। वैसे हम ऑलमोस्ट अभी एंड कर देंगे थोड़ी। तो बैठना है जिसमें आपको बैक का सपोर्ट चाहिए, और आपको दो चीजों पे फोकस करना है, आपका माइंड में कोई थॉट ना आए, और आता है तो क्या थॉट आ रहा है उसके प्रति अवेयरनेस, और बॉडीली सेंसेशन। सो आपका टाइम शुरू होता है अब। 2 मिनट में मैं फिर वापस आपको रिमेम्बर याद दिलाता हूँ।
Okay, bring yourself back and type yes in the chat box so that I'll know that you are back. आप अपने आप को वापस ले आइए और yes लिख सकते हैं chat box में. Okay, Rohit is back. बाकी लोग जैसे आप yes लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप वापस आ चुके हैं. तो मैं आगे शुरू करता हूँ. Okay, that's great. Now people are coming. So अब मेरे को बताओ कि क्या ओके दिमाग में गाना बज रहा था बार बार. ओके बाकी लोगों का क्या एक्सपीरियंस है चैट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं. सो तो जैसे आपके केस में गाना बज रहा था. जनरली ऐसा ही होता है लोगों के मन में एक कोई ना कोई विचार चलता रहता है और उसके बाद फिर लोग यही सोचते हैं कि मेरे से मेडिटेशन नहीं हो सकती. राइट. सो बाकी लोगों का क्या एक्सपीरियंस था. आसान था, डिफिकल्ट था, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा इस 2 मिनट में. ओके लग रहा था शरीर खुल गया. एंड ओके डिफिकल्ट और कोई. I was focusing on building home between my forehead. एक्चुअली अगर आप ये प्रयास कर रहे थे तो आपने थॉटलेस होने का प्रयास नहीं किया, अपने माइंड को खाली नहीं किया. What else? ये प्रोसेस आगे बताया जाएगा बाकी क्या करना है, लेकिन पहले फर्स्ट बिगिनिंग है अवेयरनेस. सो माइंडफुलनेस इज द फर्स्ट पार्ट. और कोई किसी और का कोई रियलाइजेशन. ओके सिंटू कुमार सा इट्स डिफिकल्ट. ओके सो जनरली अब जैसे आप लोगों ने प्रयास किया है तो कभी कभी ये होता है कि हम जब ये चीजें करते हैं तो हमारा मन जो है वो ब्लैंक नहीं हो पाता और कई सारी चीजें चलती रहती है. अब इसीलिए आप देखेंगे तो ये जो मेथड है इसमें आपको क्योंकि मन को कंट्रोल करना है और मन पे ही भरोसा करना है, इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. क्योंकि आपको जैसे अगर आपको अपने हाथ से अपना ही हाथ पकड़ना पड़े तो कितना मुश्किल है, लेकिन आप दूसरे हाथ से अपना हाथ दूसरा हाथ पकड़ सकते हो, लेकिन उसी हाथ से उसी हाथ को पकड़ना मुश्किल हो जाता है. तो वही सेम चीज है, हम मन के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं मन को ब्लैंक करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. सो नेक्स्ट टाइम हम कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन और बाकी सारे मेडिटेशन का चर्चा करेंगे. तो अभी तक आप लोगों के कोई क्वेश्चन जो हमने चर्चा किया उसमें से तो आप बता सकते हैं. ओके पिछले सेशन का रिकॉर्डिंग एक्चुअली पिछले वाले का रिकॉर्डिंग हुआ है नहीं हुआ है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्लेटफॉर्म चेंज किया था. जूम पे तो जनरली हो जाता है बट उसका मैं पता करके बताता हूँ. सो आप ये व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है जिस भी ग्रुप में आप एडेड है वहां पे आप ये मैसेज डाल दीजिए तो वहां पे हम देख लेंगे. ओके आपने जो मेडिटेशन कैसे किया जाए अभी हम आगे चलेंगे. ये पहला स्टेप है मेडिटेशन का. आगे अलग अलग तरीके का मेडिटेशन कैसे कैसे करना है हम उस पर चर्चा करते जाएंगे. तो ये वाला जो है माइंडफुलनेस था जिसमें आपको जस्ट अवेयर होना है कि आपका क्या थॉट्स वगैरह चल रही है. नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेटिव होता है, उसके बाद आगे मंत्रा मेडिटेशन भी आएगा और देयर आर डिफरेंट लाइक अष्टांग योग और वो सब भी है तो वो भी उसमें डिस्कस हो जाएगा. व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है. ओके आप मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, वहां पे आप मेरे को मैसेज डाल दो और आपको मैं इसमें ऐड कर दूंगा बिकॉज आई एम वन ऑफ द एडमिन्स. तो एंड आपका वैसे नाम क्या है. गैलेक्सी जे मैक्स. ओके तन्मय कुमार. ओके सो आज वाला तो YouTube पे लाइव भी है. सो आप YouTube लिंक जो है वो WhatsApp ग्रुप में डाला है और वहां पे आपको मिल जाएगा.
स्पिरिचुअल कोर्सेज, एक तो मेडिटेशन का कोर्स है, एक भगवत गीता कोर्स है, उसमें मेडिटेशन भी सिखाया जाता है और एक पर्टिकुलर तरीके का, उतना डिटेल में नहीं जाते, बट भगवत गीता कोर्स भी है। डिफरेंट कई सारे कोर्सेज हैं। आपके फर्स्ट लेवल तो आपका भगवत गीता कोर्स ही होगा, तो आप वहां पे मेरा नंबर मैंने डाला है, मेरे को आप मैसेज कर दीजिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं आपको नेक्स्ट कोर्स का अपडेट, जैसे इस कोर्स के बारे में आपको जब भी सेशन होता है तो आपको पता चल जाता है, वैसे ही उसमें भी आपको पता चल जाएगा। मैं आपको मैसेज भेज दूंगा, ठीक है? सो जस्ट सेंड मी अ मैसेज एंड आई विल ऐड यू। सो और कोई क्वेश्चन किसी का? Okay, in Shantanu Raj, actually I couldn't get through free. There was shifting thoughts. Yeah, okay. So that's great. So we will go focus on other things. जैसे अब अगर अभी आपको इन चीजों में प्रॉब्लम होता है तो हम नेक्स्ट लेवल जब चर्चा करेंगे तो उसमें आपके पास गाइडेड फोकस भी रहेगा और वो आपके लिए आसान हो जाएगा। सो विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट सेशन। तो अगले सेशन में हम थॉट्स और इन चीजों को कैसे कंट्रोल करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, उस पर चर्चा करेंगे। और अगले वाले में सारे डेमोन्स्ट्रेशन रहेंगे, जैसे ये वाला एक डेमोन्स्ट्रेशन था, वैसे 2-3 डेमोन्स्ट्रेशंस रहेंगे, तो उससे आपको आसान हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अगला क्लास संडे सेम टाइम आप लोग आ सकते हैं एंड उसमें हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? यस नो आप कुछ बता सकते हैं? ओके देन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग।